आइए आज देखते हैं जिसमें सामाजिक ज्ञान विषय में भूगोल का अध्याय 6 मानव संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे और चर्चा करते हैं कि किस तरीके से मानव संसाधन प्रक्रिया की जाती है। जैसा कि लोग ही एक राष्ट्र में सबसे बड़े संसाधन होते हैं मान सकते हैं, लेकिन उसमें प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों की उपयोगी होती हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यता से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन माना गया है। जैसा कि स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं, लेकिन अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व के समान रूप में वितरित नहीं हैं। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं और उसकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। जिसमें आइए आगे देखेंगे, उसमें दिया है जनसंख्या का वितरण। जैसे भूपृष्ठ में अगर देखा जाए उसमें जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या लगभग 90% अधिक भाग भूपृष्ठ में 30% भाग क्या करते हैं, निवास करते हैं। और विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं तो कुछ विरल हैं। जैसा कि जब दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप में, उत्तर पूर्वी या उत्तर अमेरिका में घने बसे क्षेत्र या उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में और साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों के विषुवतीय वनों में भी क्षेत्रों के बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ विषुवत जो वृत्त हैं उसमें दक्षिण की अपेक्षा अगर देखा जाए, विषुवत वृत्त की जो उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। लेकिन विश्व की अगर कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग जो 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में जब रहते हैं, तो विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में ही रहते हैं। तो इन सभी देशों में लगभग 10 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं। अगला देखते हैं जिसमें जनसंख्या का घनत्व। जब पृथ्वी के पृष्ठ में जब एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, तब सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है और संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व लगभग 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर माना है। जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है और इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। आगे देखेंगे जिसमें जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें आता है भौगोलिक कारक और इसके अंतर्गत शामिल है स्थलाकृत। जैसे कि जब लोग सदैव पर्वतों या पठारों की तुलना में जब मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, तो ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। और गंगा के मैदान जो विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि इसमें इंडीज, अल्पस और हिमालय जैसे पर्वत क्या है, यहाँ पे विरल बसे हुए हैं। अगला आता है जिसमें जलवायु। जब लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल हैं, रूस हैं, ध्रुवीय प्रदेश हैं, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने वाले से बसते हैं यहाँ की जलवायु के कारण। अगला आता है मृदा, जिसमें उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं और भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत यह सियांग और मिस्र में नील नदी की उपजाऊ मैदान भी घने बसे हुए क्षेत्र हैं। अगला आता है जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवड़ी जल आसानी से प्राप्त हो और विश्व की नदी घाटियों में बसे क्षेत्र, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। अगला है खनिज, जिसमें खनिज की निपेक्षित वाले क्षेत्र में जब अधिक बसे हुए हैं। इसमें दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इस क्षेत्र में लोगों को रहने के लिए भी क्या किया था, प्रेरित किया गया। आर्थिक कारक, इसके अंतर्गत जैसे औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना, लोगों की बड़ी जनसंख्या और इन क्षेत्रों की ओर क्या करते हैं, आकर्षित भी करते हैं। जिसमें जापान के ओसाका और भारत के मुंबई जो 2 घने बड़े क्षेत्र के रूप में
माना जाता है। अगला आता है सांस्कृतिक कारक, जिसमें धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोग को आकर्षित करते हैं, जिसमें वाराणसी, रेउसल और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। और लास्ट में जो आता है अगला पॉइंट, जो सामाजिक कारक हैं। तो सामाजिक कारक में हम ले सकते हैं जैसे अच्छे आवास हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं के क्षेत्र, अत्यधिक घने बसें। यह उदाहरण के रूप में पुणे को लिया जा सकता है। अगला आता है जिसमें जनसंख्या परिवर्तन। जब जनसंख्या परिवर्तन का तात्पर्य या अर्थ यह होता है जो एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। जब विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रहती है, यह कई गुना बढ़ गई, क्योंकि जैसे कि इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवर्तन होता है। जन्म और मृत्यु की संख्या में भी परिवर्तन के प्रमुख कारण को माना गया है। मानव इतिहास की जब लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी और बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो ऐसा इसलिए था कि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी क्या पर्याप्त उत्पादन नहीं करते थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम होती थी और सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी और वह लगभग 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई और इस वृद्धि का मुख्य कारण था खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना, जबकि जन्म दर जो है अभी भी बहुत अधिक हो रही है। जैसा कि जन्मों में साधारणतः जन्म दर को अगर आंका जाए तो जन्म दर जो है प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, लेकिन मृत्यु दर प्रति जब 1000 प्रति व्यक्तियों पर मृत्यु दर की जनसंख्या को मापा जाता है तो किसी भी क्षेत्र में विशेष लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जैसे जन्म और मृत्यु की जनसंख्या परिवर्तन ये प्राकृतिक कारण है कि एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो अंतर को हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण है कि प्राकृतिक वृद्धि दर पर तीव्रता से बढ़ना। जैसे कि प्रवास का एक अन्य कारण यह भी है कि जनसंख्या के आकार में अगर परिवर्तन होता है तो लोग एक देश अथवा दूसरे देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को जैसे भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या भी बढ़ी। और इसमें सूडान देश ऐसा उदाहरण है जिसमें लोग के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण भी जनसंख्या में कमी का अनुभव किया। जनसंख्या परिवर्तन के जैसे प्रतिरूप। जब जनसंख्या की दर विश्व में अलग अलग है, जैसे विश्व का कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तो इसमें सभी देशों की यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है कि कुछ देशों में जैसे केन्या और जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है तो इन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हालांकि जब स्वास्थ्य या सेवाओं की में सुधार हुआ, साथ ही साथ मृत्यु दर कम हो गई, लेकिन जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। और अन्य देशों के अनुसार जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न दर जो है मृत्यु दर जन्म दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो गई, मंद मतलब धीमी हो गई है। जिसमें जनसंख्या संगठन को ले सकते हैं। अगर किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो और उसका उस देश की आर्थिक विकास के स्तर पर कुछ अंतर नहीं पड़ता, जैसे उदाहरण के रूप में बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान जो है बांग्लादेश से आर्थिक रूप से क्या है, अधिक विकसित देश माना जाता है। इसमें एक संसाधन यह है कि लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानना भी आवश्यकता होती है कि लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर में एक दूसरे के भिन्न होते हैं, जिसमें लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। और जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है।
जनसंख्या संगठन जिसमें हमारी यह जानने की आवश्यकता या सहायता होती है कि कितने पुरुष कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग, कितनी शिक्षित और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन के बारे में भी हमें क्या होनी चाहिए, रुचिकर विधि एक पिरामिड की सहायता से, जिससे आयु लिंक पिरामिड भी कहते हैं। आगे देखेंगे जिसमें एक जनसंख्या पिरामिड को दर्शाता है, किस तरीके से पिरामिड दर्शाया जाता है और पिरामिड की सहायता से कैसे इन्हें आयु लिंक पहचाना जाता है। जैसा कि पिरामिड आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, तो इसमें यह भी दर्शाया गया है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों को विभाजित, जैसे उदाहरण में 5 से 9 वर्ष, 14 से 18, इस तरीके से इसमें क्या हो सकता है, परिवर्तन दिखाई देता है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत, इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग पुरुष और स्त्रियों को भी क्या कर सकते हैं, उप विभाजित। जैसे जनसंख्या के पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी को भी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष के नीचे या निचले भाग में जो दिखाई गई, इस से यह जो है जन्म के स्तर को दर्शाती है, और ऊपर का आकार जो है वृद्ध लोगों जो 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाते हैं और मृतकों की संख्या को भी दर्शा रहा है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में जो आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है, और युवा आश्रित लोग जो लगभग 15 वर्ष से कम आयु के, वृद्ध आश्रित लोग जो 65 वर्ष से अधिक आयु, आश्रित युवा जनसंख्या इसके अंतर्गत में कार्यरत आयु वर्ग जो 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है, क्योंकि इस के अंतर्गत एक देश की जब जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे नीचे हैं, तो आधार पर चौड़ा और ऊपर से तीव्रता से सक्रिय होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें अधिकतर की मृत्यु हो जाती है और वह कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ पे वृद्ध लोग बहुत कम हैं, और इस स्थिति में कन्या और पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। और जिस देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में जो कम हो रही है, युवा आयु वर्ग की पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्राणावस्था तक जीवित रहते हैं, और यह भारत के पिरामिड को दृष्टिगोचर भी कर रहे हैं, जिससे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से पिरामिड को समझा जा सके, जिसमें कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। तो हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है उन्हें योग्य और उत्पादन बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि हमें एक शिक्षित किया जाना चाहिए। तो इस अध्याय के अंतर्गत मानव संसाधन किस तरीके से किया गया और वह अपना विकसित किस तरीके से कर सकता है, इस अध्याय के बारे में हमने आज समझा।